एपिसोड 161 टू 170। उसे अपने किराए के मकान के बगल में रहने वाले एक दंपत्ति की याद आई। बच्चे को खोने के बाद पत्नी पागल हो गई थी और पति, जो हमेशा उसके साथ रहता था, मानो रातों रात एक दशक से भी अधिक बूढ़ा हो गया हो। वह सचमुच कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अगर युक्सिन खो गई तो तांग जिनियन का क्या होगा। तांग जिनियन की इकलौती बेटी है। अगर वह बच्ची को खो देता है तो क्या यह एक वयस्क की जान लेने के बराबर नहीं होगा। भाभी, हमारी युक्सिन की ये हालत कैसे हो गई? तांग जिजुन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। युक्सिन जब गई थी तब बिल्कुल ठीक थी। जब लौटी तो जख्मों से लथपथ थी। जैसे ही इस बात का जिक्र हुआ, लिन यांग की आवाज में गुस्से की टीस गूंज उठी। ये कैसे हुआ? और क्या हो सकता था? बच्ची ने बताया कि उसकी मां ने उसे पीटा था। क्या ये अब भी मां है? ये अपनी ही बेटी के प्रति इतनी निर्दयी है। जिनियन, तुम क्या सोच रही थी? हालांकि लिन यांग की अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो एक स्त्री थी और वो किसी और के बच्चे को भी मारना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपने होने वाले बच्चे की तो बात ही छोड़ो। वह सचमुच समझ नहीं पा रही थी। आपने कहा कि संग जिलान ने युक्सिन को तब छोड़ दिया जब वह अभी भी स्तनपान कर रही थी। इतने सालों से युक्सिन की देखभाल नहीं की गई है। आप अपने बच्चे को ऐसी मां के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? उसकी आवाज तेज और गुस्से से भरी थी। उसी क्षण अभी अभी अंदर आए एक महिला उसके शब्दों से एकदम स्तब्ध रह गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। लिन यांग ने ये देखा और चिढ़कर कहा, अगर तुमने कुछ घिनौना काम किया है तो उसका दोष दूसरों पर मत डालो। शोर सुनकर तांग युक्सिन की नींद खुल गई। उसे बहुत नींद आ रही थी और वह सोना चाहती थी, लेकिन जैसे ही बाहर से शोर तेज हुआ, वह जाग गई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और मुश्किल से खुल पा रही थीं। तभी लगभग सभी ग्रामीण आ चुके थे, जिससे तांग परिवार का घर लगभग अभेद्य हो गया था। इसके अलावा उसने हुआंग एमेई को दरवाजे पर खड़े देखा। हुआंग एमेई शायद चुपके से निकलना चाहती थी, लेकिन अब बाहर लोगों की भीड़ थी। वह न तो भाग सकती थी और न ही पीछे हट सकती थी। वह बस खुद को संभाल कर वहीं खड़ी रह सकती थी, जबकि लोगों के अपमानों की बौछार उसे लगातार थप्पड़ मारती हुई महसूस हो रही थी। किसी और की तो बात ही छोड़िए, इस समय तो उसका मन कर रहा था कि वह खुद को ही थप्पड़ मार ले। उसे संग जिलान की मदद करने के लिए कभी राजी नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा संग जिलान ने उसे कुछ अच्छी गुणवत्ता का कपड़ा दिया था, जिससे वह उस समय बहुत प्रभावित हुई थी। ये सच था कि संग जिलान गांव में ज्यादा लोगों को नहीं जानती थी, इसलिए वही एकमात्र व्यक्ति थी जिससे संग जिलान मदद मांग सकती थी। लेकिन किसे पता था कि संग जिलान इतनी निर्दयी होगी कि बच्ची को इस तरह पीटेगी और अपने छोटे भाई और भाभी से उसे वापस लाने को कहेगी। आज भी अगर उसके पास शब्द होते तो भी वह अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाती। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपना नाम साफ नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी के बच्चे को आग के गड्ढे में धकेल दिया हो। अब से जब भी गांव के लोग उसे देखेंगे, वे शायद उसे डांटेंगे। मन ही मन वह लगातार संग जिलान को कोस रही थी, जो भयानक मौत की हकदार थी। अपने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करना एक बात है, लेकिन उसे इसमें क्यों घसीटना? उसे ये भी नहीं पता था कि इस गड़बड़ को कैसे सुलझाए। घर लौटने पर वह अपने ससुर, सास और पति का सामना कैसे करेगी? अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो दूसरे लोग सचमुच उसके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की इच्छा कर सकते हैं। शिनिक्सिन, तुम कैसा महसूस कर रही हो? इसी क्षण तांग जिनियन की आवाज में घबराहट झलक रही थी। हुआंग एमेई ध्यान से सुन रही थी। शायद युक्सिन के शरारती स्वभाव के कारण ही उसे इस तरह चोट लगी हो, और इसमें सांग जिलान का कोई हाथ न हो। या शायद सांग जिलान के आदमी ने ही बच्चे को पीटा हो, और इसमें भी सांग जिलान का कोई हाथ न हो। चाहे कुछ भी हो जाए, बस शर्त ये थी कि बच्चे की जैविक मां संग जिलान ने उसे न पीटा हो। हालांकि ऐसा लगता है कि वह भूल गई थी। इतनी छोटी बच्ची झूठ नहीं बोलेगी। युक्सिन ने कहा था कि उसकी मां उसे पीटती है, इसलिए यह जरूर सांग जिलान ने ही किया होगा। पापा, जब तांग युक्सिन ने तांग जिनियन को देखा तो उसके जीवन भर दबे हुए सारे दुख और कड़वाहट फूट पड़े। ऐसा अपमान, ऐसी घुटन, ऐसा दबा हुआ गुस्सा और नफरत। पापा, मैं अब मम्मी के घर नहीं जाना चाहता। उसने तांग जिनियन के कपड़े पकड़ लिए और बोली, पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे फिर से माँ के घर मत जाने दीजिए। ये कहते हुए वह बच्चे की तरह रोने लगी। न केवल तांग जिनियन और तांग जिजुन, बल्कि अन्य ग्रामीण भी उसके रोने से दुखी हो गए। पापा, मुझे कपड़े क्यों धोने पड़ते हैं जबकि मम्मी के घर पर मेरी छोटी बहन को नहीं? मेरी छोटी बहन के पास सोने के लिए कमरा है और मैं सिर्फ उस कोने में क्यों सोती हूँ जहाँ कुत्ता रहता है?
वे सब मांस खा सकते हैं जबकि मैं सिर्फ सफ़ेद चावल खा सकती हूँ। मुझे खाना क्यों बनाना पड़ता है जबकि मेरी छोटी बहन को कुछ नहीं करना पड़ता? मेरी छोटी बहन पियानो सीख सकती है और मेरी माँ कहती है कि मैं सीखने के लिए बहुत बड़ी हो गई हूँ। जब मेरी छोटी बहन बीमार पड़ती है तो मम्मी मुझे क्यों मारती है? मैं अपनी छोटी बहन की देखभाल करने और घर के काम करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। वह मुझे क्यों मारती है, क्यों? उसने तांग जिनियन का हाथ पकड़ा और कर्कश स्वर में रोने लगी। पापा, मैंने क्या गलत किया? मम्मी मुझे क्यों मारती है? उन्होंने मुझे घर से क्यों निकाल दिया? पापा, मैं मम्मी के घर नहीं जाना चाहती। मैं कभी मम्मी के घर वापस नहीं जाऊंगी। हाँ, ये वही सवाल थे जो वो अपने पिछले जन्म में सबसे ज्यादा पूछना चाहती थी। उसने क्या गलती की थी? उसकी असली माँ उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी, उसे ऐसे क्यों देख रही थी जैसे वो इंसान ही न हो? वह तो खुद उसकी अपनी ही खून की रिश्तेदार थी, है ना? क्या यह इसलिए था क्योंकि उसका उपनाम तांग था? क्या यह इसलिए था क्योंकि उसकी जिंदगी सस्ती थी? सांग जिलान सचमुच निर्दयी थी। लिन यांग ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से में आकर सांग जिलान से लड़ने का मन बना लिया। हालांकि तांग युक्सिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन सुनने वाले सभी समझ गए कि सांग जिलान बच्ची को घर ले गई थी, उसे पीटने और उससे अपने परिवार की सेवा करवाने के लिए। वह तो बस एक बच्ची थी। उनके गांव में उसकी उम्र के बच्चे अभी भी नासमझ थे, दिन भर गांव के बाहर मिट्टी से खेलते और बिल्लियों कुत्तों को छेड़ते रहते थे। भला वे उसकी उम्र की बच्ची से खाना बनाने, सफाई करने और दूसरे बच्चों की देखभाल करने की उम्मीद कैसे कर सकते थे? अगर आप कुत्ता गोद भी लेते हैं तो भी आपको उसे खाना खिलाना पड़ेगा। ये बच्चा चाहने के बारे में बिल्कुल भी नहीं था, यह एक नौकर को काम पर रखने के बारे में था। तांग जिनियन ने अपना चेहरा पोंछा, फिर अपना बड़ा हाथ अपनी बेटी के सिर पर रख दिया। शिन शिन, डरो मत, हम अब वहां वापस नहीं जाएंगे। भले ही पापा गरीब हो जाएं, हम वापस नहीं जाएंगे। हाँ, वे वापस नहीं लौटेंगे, भले ही इसमें उनकी जान चली जाए। उसे लगा कि उसने सही काम किया है और अपनी बेटी को माँ का प्यार दिया है। असल में इस तरह का माँ का प्यार विनाशकारी था। भले ही उनकी बेटी का जन्म ग्रामीण इलाके में हुआ था, लेकिन उन्होंने बचपन से ही उसकी उपेक्षा नहीं की थी। लेकिन जब से वह संग जिलान के साथ रहने लगी, उनकी बेटी बेबस हो गई। क्या इसका मतलब ये था कि उस आदमी की बेटी एक अनमोल खजाना थी? उस महिला ने अपने बच्चे को बुरी तरह से कुचल दिया, उसका कोई भी अंग अछूता नहीं रहा। हुआंग एमेई का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके दिल में सांग जिलान के प्रति घृणा उबल रही थी। सांग जिलान ने उसे बर्बाद कर दिया था, और यहाँ तक कि वह एक बाहरी होने के बावजूद इस लड़ाई में फंस गई थी। दरअसल जब शाम हुई तो पूरा झांग होंगजुन परिवार वहां मौजूद था। झांग के माता पिता, झांग होंगजुन और उनकी पत्नी, साथ ही झांग होंगजुन के बड़े भाई और हुआंग एमेई। भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लिन यांग ने सीधे हुआंग एमेई से कहा, मुझे पता है सांग जिलान के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, लेकिन आप चाहे कितनी भी करीबी क्यों न हो, आप किसी के बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकती। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि झांग होंगजुन और जिनियन साथ पले बड़े हैं, भले ही हम सब एक ही गांव के हों। आप इसे जायज नहीं ठहरा सकती। आप ही बताइए, क्या आपको अपने किए पर पछतावा नहीं होता? हुआंग एमेई आमतौर पर ऐसे बयानों का जवाब देती, लेकिन जब सबने उस पर अपना तिरस्कार बरसाया तो वह अवाक रह गई। गांव में सभी को पता था कि उसे संग जिलान से उच्च गुणवत्ता वाला कपड़ा मिला है। वह तो जानबूझकर उन कपड़ों से बने नए परिधान पहनकर उनका दिखावा भी करती थी। अब तो पूरे गांव को इसके बारे में पता चल गया था। उसने कुछ गज कपड़े के लिए किसी और के बच्चे को उसकी अपनी मां द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार होने के लिए भेज दिया था। ससुराल वालों की कठोर निगाहों ने उसे दीवार पर सिर पटककर आत्महत्या करने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि पीली नदी में कूदने से भी वह खुद को शुद्ध नहीं कर पाती। वर्षों से कायम उसकी प्रतिष्ठा पल भर में चकनाचूर हो गई। जब वे तियानवेई जियानी को लेकर घर लौटा तो उसने पाया कि घर में धूल की एक मोटी परत जम गई थी। सांग जिलान को देखते ही उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। उसकी ठंडक तुरंत चिंता में बदल गई। मुस्कुराने की उसकी कोशिश बेढंगी हो गई। इतनी बनावटी की सांग जिलान के अलावा कोई भी इसे देख सकता था। जिलान, ज्यादा गुस्सा मत करो। निनी ठीक है ना? युक्सिन तो बस एक बच्ची है, उसका बचकाना व्यवहार करना स्वाभाविक है। वह अभी भी बच्ची ही है। कुछ शब्दों में डांट फटकार ही काफी होगी, बच्ची को डराओ मत। अभी भी ना समझ। जब भी संग जिलान अपनी निकम्मी बेटी के बारे में बात करती तो उसका मन करता कि उसे गला घोंट दे। वो 9 साल की हो चुकी है। क्या इस उम्र की बच्ची अपनी छोटी बहन की देखभाल करने में नाकाम हो सकती है?
मुझे लगता है उसने जानबूझकर ऐसा किया है। जब उसने एक छोटे बंद दरवाजे को देखा तो मेज पर जमी धूल को देखकर उसका पहले से कोमल हृदय फिर से कठोर हो गया। अगर वह इतनी कम उम्र में ही साजिशें रच रही है तो बड़ी होकर वह कैसी होगी। उसने तांग युक्सिन से निपटने का फैसला नहीं किया था। तांग जिनियन ने युक्सिन को बहुत लाड़ प्यार दिया था। वह अपनी बेटी नीनी जितनी आज्ञाकारी बिल्कुल नहीं थी। अगर उसने इस बार उसे ठीक से अनुशासन नहीं सिखाया तो भविष्य में वह उसे कैसे संभाल पाएगी। एक रात बीत गई और सुबह संग जिलान ने तांग युक्सिन को नाश्ते के लिए नहीं बुलाया। उसने उसे अकेले ही घर में छोड़ दिया। क्या तुम उसे नाश्ते के लिए नहीं बुलाओगे? वे तियान ने सांग जिलान से पूछा। कोई बात नहीं, उसने उसे शांत करने की कोशिश की। नीनी ठीक है। मन में कोई कड़वाहट रखने की जरूरत नहीं है। उसे बाहर आने दो। बाहर आओ, संग जिलान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। चोर पिन से शुरुआत करते हैं और सोने पर खत्म करते हैं। अगर हम अभी उसकी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो बाद में कैसे संभालेंगे। वह इतनी कम उम्र में ही इतनी शरारतें कर रही है। और वह हमेशा से मानती रही कि तांग युक्सिन ने जानबूझकर ऐसा किया। उसने जानबूझकर वे जियानी को बीमार किया जिसे वह कभी माफ नहीं कर सकती थी। जैसे ही वे खाने के लिए बैठे बाहरी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कौन है वो? सांग जिलान पहले से ही खराब मूड में थी और दरवाजे पर दस्तक किसी बुरी किस्मत की याद दिलाने जैसी थी। उसने अपनी चॉपस्टिक्स पटक दी, दरवाजा खोलने के लिए उठी और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती उसने एक थप्पड़ की आवाज सुनी और फिर हुआंग एमेई की तीखी चीख सुनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, संग जिलान? हुआंग एमेई चिल्लाए। जीवन में कभी किसी ने मेरा इस तरह से फायदा नहीं उठाया। बोलते ही उसका एक हाथ संग जिलान के चेहरे पर खरोंच मारने के लिए बढ़ा। उसके पीछे पीछे तांग जिनियन अंदर आया। उसने उन दोनों महिलाओं को नजरअंदाज कर दिया जो जानलेवा लड़ाई लड़ रही थी। आखिरकार इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। उसकी निगाहें ठंडेपन से वे जियानी पर पड़ी जो स्पष्ट रूप से डरी हुई कुर्सी पर बैठी थी। वे जियानी ने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने खास तौर पर अपनी बेटी के लिए खरीदे थे क्योंकि उसे डर था कि शहर में उसका मजाक उड़ाया जाएगा। इसलिए उसने सारे नए कपड़े उसके साथ भेज दिए थे। लेकिन आखिर में ये नए कपड़े किसने पहने? तांग जिनियन के ठंडे चेहरे को देखकर वे जियानी भयभीत हो गई और तुरंत रोने लगी। वे तियान ने झट से वे जियानी को गोद में उठा लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कुछ लोग अगर वे पाखंडी व्यवहार करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो वे इज्जत से सिर नहीं उठा सकते। बिल्कुल वे तियान की तरह। वह तांग जिनियन से अपने घर आने का कारण पूछना चाहता था लेकिन उसका चेहरा इतना गर्म हो गया था। इतना गर्म कि वह कुछ बोल नहीं पा रहा था और हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। युक्सिन का स्कूल बैग कहाँ है? तांग जिनियन की मुट्ठियां कसकर बंद थीं। उन्हें अपनी उंगलियों के चटकने की आवाज लगभग सुनाई दे रही थी। अन्यथा उन्हें यकीन नहीं था कि कहीं वह वे तियान का घर ही न तहस नहस न कर दे। अब वह सिर्फ यही जानना चाहता था कि आखिर कौन इतना निर्दयी हो सकता है कि उसकी प्यारी बेटी को इस हद तक पीट दे। उसका गला सूख गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वे तियान ने घबराकर छोटे दरवाजे की ओर देखा। तांग जिनियन का दिल फिर से दर्द से भर गया। उसके अंदर का गुस्सा असहनीय था, इतना गुस्सा कि उसे जान से मारने का मन कर रहा था। उनकी हिम्मत कैसे हुई, सच में उनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बेटी को कुत्ते के बाड़े जैसी जगह में रखने की। जब तांग युक्सिन ने उसे इसके बारे में बताया तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे सांग जिलान पर पूरा भरोसा था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसकी बेटी को कुत्ते के बाड़े में रहने देगी। लेकिन अब उसके मन में निराशा का भाव भी नहीं था। वह चलकर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखने लगा। उसका हाथ कांप रहा था और हथेली पसीने से भीगी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी युक्सिन पिछले कुछ महीनों से इस बदहाल घर में रह रही थी और वे परिवार की नौकरानी बनकर उनकी सेवा कर रही थी। अंत में उन्होंने उसे इतना पीटा कि वह बुरी तरह घायल हो गई। युक्सिन की उम्र कितनी है? एक 9 साल की बच्ची जिसे मां के साथ एक अनमोल रत्न होना चाहिए था, अंततः एक अवांछित घास के टुकड़े की तरह व्यवहार किया जाता है जिस पर क्रूरतापूर्वक अत्याचार किया जाता है। अगर वह मां संग जिलान है। उसने दरवाजा खोला। अंदर जमीन पर बिछी चादर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमरा बहुत छोटा था, बस एक बच्चे के सोने के लिए पर्याप्त जगह थी। यहां तक कि करवट बदलने के लिए भी जगह नहीं थी। फर्श ठंडा था, उस पर फटी हुई गद्दी की एक पतली परत बिछी थी। अंदर तांग युक्सिन का एक छोटा सा स्कूल बैग रखा था। उसकी बेटी के लिए लाए गए कपड़ों में से ज्यादातर वहां नहीं थे, जिससे लगता है कि वे तियान की बेटी ने सांग जिलान के निर्देश पर उन्हें पहना था।
वे तियान की बेटी ने जो कुछ भी पहना था, वह सब कुछ उसकी युक्सिन ने दिया था। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में इतनी निर्दयी माँ कैसे हो सकती है। वह कोई मामूली बिल्ली का बच्चा या कुत्ता नहीं था, वह तो उसका अपना खून का रिश्ता था। उसने अपनी बेटी का स्कूल बैग निकाला और पाया कि किताबें बिल्कुल वैसी ही थीं, जैसे पहले थीं, उन्हें छुआ तक नहीं गया था। उसकी बेटी को घर का काम करना पड़ता था, परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता था और 7 साल के बच्चे की देखभाल भी करनी पड़ती थी। वे सचमुच उसकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वह एक वयस्क हो। उसने स्कूल बैग उठाया और बाहर चला गया। वे जियानी अभी भी बेकाबू होकर रो रही थी। दूसरी ओर हुआंग एमेई और सांग जिलान अभी भी एक दूसरे से लड़ रही थी, उनके कपड़े पूरी तरह फटे हुए थे। दोनों बुरी तरह पिट चुकी थीं, लेकिन वे रुकी नहीं। तांग जिनियन वेई तियान के पास गया, लेकिन वेई तियान एक तरफ हट गया। जो पुरुष अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकता, वह पुरुष कहलाने का एक दयनीय उदाहरण है। उनकी बातों से वेई तियान का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा नहीं था कि वह मदद करना नहीं चाहता था, बल्कि उसे मदद करने का तरीका ही नहीं पता था। हुआंग एमेई एक आम ग्रामीण महिला थी। वह एक शिक्षित व्यक्ति था, एक विद्वान, एक सज्जन। भला वह किसी महिला पर हाथ कैसे उठा सकता था? लेकिन इस समय वो महिला उसकी पत्नी के चेहरे को खरोंच रही थी और उसके कपड़े फाड़ रही थी। हुआंग एमेई लड़ाई से तंग आ चुकी थी। हालांकि उसे भी कुछ चोटें लगी थीं, लेकिन सांग जिलान को उससे कहीं ज्यादा तकलीफ हुई थी। उसने पहले कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी, वरना एक बाहरी होने के नाते वह झांग परिवार में अपनी धौंस जमाने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? किसी और में उसे उकसाने की हिम्मत नहीं थी। पर उसने जमीन पर थूका और वेई तियान और वेई जियानी के चेहरों पर नजरें घुमाते हुए बोली, जिनियन अब असली मर्द है। अगर वो मर्द नहीं होता तो तुम्हारी औरत के साथ कैसे सोता? उसके शब्द कठोर थे और उनमें ईमानदारी का नामो निशान भी नहीं था। ऐसी बातें कहने की हिम्मत कोई आम इंसान नहीं करता। लेकिन हुआंग एमेई आम इंसान नहीं थी। वह बिना किसी झिझक के मन में आने वाले हर विचार को बेधड़क बोल देती थी। उसने टट की आवाज निकाली और उसकी नजर वेई जियानी के चेहरे पर टिक गई। खैर, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। वह मुस्कुराए और उसके शब्द और भी अधिक चुनौती भरे होते गए। जिनियन, क्या ये बच्ची सांग जिलान जैसी दिखती है? मुझे तो ये किसी और की नहीं, बल्कि साफ तौर पर सांग की अपनी बेटी लगती है। लगता है तुमने सालों में जो पैसा खर्च किया है, वो किसी और के बच्चे को पालने पोसने में ही खर्च हो गया। तुम्हें धोखा मिला है। ये कैसी बकवास कर रही हो? हुआंग एमेई पर चिल्लाते हुए संग जिलान की आंखें लाल हो गईं। उसकी घबराहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। वह एक अप्रिय सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कुछ चीजें महज कुछ शब्दों से नहीं बदली जा सकती। ये निर्विवाद है कि वे जियानी सांग जिलान से काफी मिलती जुलती हैं। तांग जिनियन की मुट्ठी कस गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मानो वह कुछ दबा रहा हो। संग जिलान ने घबराकर आंखें चौड़ी कर ली। वे तियान की ओर दौड़ी और सांस लेने के लिए सिसक रही वे जियानी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। हुआंग एमेई ने उसके चेहरे पर खरोंचें मार दी थीं। उनके रिश्ते चाहे कितने भी अच्छे रहे हों, अब सब कुछ बिगड़ चुका था। तांग जिनियन के होंठ कस गए और उसका दिल दर्द से भर गया। वह लंबे समय से सांग जिलान के प्रति अपना प्यार खो चुका था, लेकिन जो बात वह सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वह थी सांग जिलान द्वारा उसकी बेटी का शोषण। हाँ, उसने खुद का मजाक उड़ाया और गुस्से से भर गया। सांग जिलान, अब से तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी। मेरी नजरों से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने मेज पर रखे आधे खाए हुए नाश्ते पर हाथ रखा। एक धमाके के साथ उसने मेज पलट दी। खाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये लोग अपना खाना पचा पाएंगे? क्या इन्हें कभी मेरी युक्सिन की परवाह थी? बच्चे को इस तरह पीटने के बाद भी ये खा सकते हैं। काश इनका दम घुट जाए। उनका हमेशा से यही मानना था कि सभी लोग दिल से अच्छे होते हैं। संग जिलान भले ही परिपूर्ण न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी बेटी की उपेक्षा नहीं करेगी। लेकिन आज आखिरकार उसे समझ आ गया। कुछ लोगों के दिल मांस के नहीं बने होते, बल्कि पत्थर के बने होते हैं, या यूं कहें कि उनमें दिल होता ही नहीं। इस अचानक हुई घटना से वे तियान और उसका परिवार भयभीत हो गया। यहां तक कि वे जियानी भी अपनी मां की बाहों में छिप गई और रोने की हिम्मत नहीं कर पाए। सांग जिलान, अब से मेरी बेटी का तुमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। तांग जिनियन खड़ा हो गया। उसकी आवाज सीने से निकली, मानो किसी पत्थर ने सीधे सांग जिलान के सीने पर प्रहार किया हो। ऐसी स्त्री मां बनने के योग्य नहीं है। हुआंग एमेई ने दरवाजे की ओर थूका। यह एक शर्मनाक घटना है, एक अपमान है। उसने नाक सिकोड़ी।
इस बार वह सचमुच जाल में फंस गई थी। साफ था कि चालाक संग जिलान ने ही उसके लिए गड्ढा खोदा था। भला किसे पता था कि उसके पास ऐसा षड्यंत्र छिपा है। हुआंग एमेई के गांव लौटते ही उसने यह बात फैला दी कि जिस आदमी से सांग जिलान ने शादी की थी, उसकी बेटी बिल्कुल सांग जिलान जैसी दिखती है, और दावा किया कि वह किसी और की संतान है। स्पष्ट रूप से वो उसकी अपनी ही बेटी थी। क्या उसने सबको मूर्ख समझा था, ये सोचकर कि वे अंधे हैं? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह अपनी ही बेटी के प्रति इतनी क्रूरता सहन कर सकी। क्या तांग युक्सिन के अलावा उसकी और भी बेटियां नहीं हैं? अब सभी लोग तांग जिनियन के प्रति सहानुभूति जता रहे थे। भला इतना ईमानदार आदमी ऐसी स्त्री से कैसे मिल सकता था? साथ ही वे सांग परिवार, विशेषकर सातवीं चाची, जिन्होंने उनकी शादी करवाई थी, की निंदा कर रहे थे। एक स्त्री को भले ही वह सुंदर न हो या घर का काम न कर सके, सहन किया जा सकता है, लेकिन बेवफाई एक बहुत बड़ी समस्या है। सेवन आंटी ने तो पूरी जिंदगी लोगों के रिश्ते तय करने का काम किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। पुराने जमाने में तो ऐसी घटना के लिए उन्हें सुअर के पिंजरे में डाल दिया जाता था। संग जिलान से जुड़ी इस घटना के बाद भला कौन उन्हें रिश्ते तय करने वाली के तौर पर रखना चाहेगा? क्या ये लोगों की रोजी रोटी छीनने के बराबर नहीं था? इस युग में लोगों की आजीविका छीनने का साहस करना उनके माता पिता की हत्या करने के समान था। सातवीं चाची अपने कभी बंधे हुए पैरों के सहारे सीधे उस गांव में गईं जहां संघ परिवार रहता था। संघ परिवार के दरवाजे पर उन्होंने उन्हें अपनी बेटी को सही शिक्षा न देने के लिए फटकारा और कहा कि उनकी बेटी चंचल और चरित्रहीन है। उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को त्याग दिया था और दूसरे आदमी से एक बच्चा पैदा कर लिया था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, कुछ लोग बातें कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे। हर किसी को अच्छा तमाशा देखना पसंद था, खासकर इस तरह का घोटाला। सांग परिवार के सभी सदस्य बेहद शर्मिंदा दिख रहे थे। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे नितंब कुचले जाने का इंतजार कर रहे हों। सांग परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो गई। भविष्य में कौन उनसे संबंध रखने की हिम्मत करेगा? सांग परिवार के बेटों की पत्नियां शर्मिंदा होकर अपने माता पिता के घर लौट आईं, जहां उनके ससुराल वालों के कारनामों का खुलासा हो गया। वह जड़ी बूटियों के ढेर पर बैठी उन्हें बेफिक्री से छांट रही थी। उसने अनमने ढंग से अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखा और एक हार निकाला। वह बता नहीं सकती थी कि वह किस पदार्थ का बना था, शायद चांदी का। हार से एक अनोखे आकार का लटकन उसकी हथेली में टिका हुआ था और उसके शरीर की गर्मी से गर्म हो रहा था। उसने हार को वापस अपने गले में पहना और फिर जड़ी बूटियों को छांटने में जुट गई। युक्सिन, तुम क्यों नहीं खेल रही हो? झांग यिंदी तांग युक्सिन के घर नियमित रूप से जाया करती थी। गांव के हर बच्चे को तांग युक्सिन के घर जाना बहुत पसंद था, जहां का खाना स्वादिष्ट होता था और उन्हें कभी कभी भोजन करने का मौका मिल जाता था। इनमें से झांग यिंदी सबसे अधिक बार आने वाले व्यक्ति थे। मुझे इन्हें सुखाना पूरा करना है। तांग युक्सिन ने एक टोकरी उठाई और छांव में चली गई। हालांकि औषधीय जड़ी बूटियां देखने में नाजुक नहीं लगती थीं, लेकिन उन्हें सूखने के लिए बारिश, प्रकाश और तापमान जैसी विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती थी। मामूली अंतर भी परिणामों में भारी अंतर ला सकता था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, झांग यिंदी ने टोकरी उठाते हुए और उसे धूप में रखते हुए कहा। वहीं झांग यिंदी के जाने के बाद तांग युक्सिन ने बस अपने होंठ सिकुड़े और सुखाने का काम फिर से शुरू कर दिया। उसका सुखाने का काम पूरा हो गया था। ये वे जड़ी बूटियां थीं जिन्हें धूप में नहीं छोड़ा जा सकता था, इन्हें सीधी धूप से दूर छाया में सुखाना आवश्यक था। झांग यिंदी, झांग शियाओमेई, उसने ये नाम बुदबुदाए। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि गुनिन को झांग शियाओमेई इतनी पसंद क्यों थी, एक साधारण सी दिखने वाली, कम बुद्धिमान और ग्रामीण इलाके से आई लड़की। वह उस पर इतना मोहित हो गया था कि जब झांग शियाओमेई की किडनी खराब हो गई तो उसने अपनी किडनी दान करने की पेशकश भी कर दी थी। पति पत्नी एक ही जंगल के पक्षियों की तरह होते हैं, जब विपत्ति आती है तो वे दोनों अलग अलग उड़ जाते हैं। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि गुनिन ने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया था। उसने कभी झांग शियाओमेई का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन अंत में झांग शियाओमेई ने ही उसे त्याग दिया। शायद यही झांग शियाओमेई का भाग्य था, एक ऐसा पति जो उससे दिल से प्यार करे, एक सुखी परिवार और एक ऐसा पुरुष जो उसकी हर इच्छा पूरी करे। तांग युक्सिन की बात करें तो उसका पिछला जीवन भले ही कष्ट में रहा हो, लेकिन इस जीवन में वह बस आज़ादी से जीना चाहती थी, जो अपने आप में अच्छी बात थी। बाहरी दुनिया हमेशा रोमांचकारी नहीं होती। रोमांच के साथ साथ अनचाहे खतरे भी आते हैं। आज आप सुख सुविधाओं से जी रहे हो तो कल किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है, और दुर्घटनाएं ही मनुष्य के लिए सबसे अप्रत्याशित खतरे होते हैं, अपने लिए या दूसरों के लिए।
उसने सिर झुकाया और अपनी उंगलियां फिर से टोकरी में डाली। टोकरी में रखी जड़ी बूटियां इस्तेमाल के लिए तैयार थीं। चेन झोंग की सभी जड़ी बूटियां उसने खुद इकट्ठा की थीं, इसलिए वह लोगों के इलाज के लिए ज्यादा पैसे नहीं लेता था। पिछले कुछ वर्षों में चेन झोंग का स्वास्थ्य पहले जैसा अच्छा नहीं रहा, इसलिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का काम तांग युक्सिन को सौंप दिया गया। चेन झोंग को खांसी आई, उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला पड़ गया था। पिछले कुछ वर्षों से उसका चेहरा कभी ऐसा तो कभी पीला पड़ जाता था। दादाजी, अपनी दवा ले लीजिए, तांग युक्सिन ने दवा चेन झोंग के सामने रख दी। फिर भी उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। वह जानती थी कि चेन झोंग बीमार है और उनकी हालत गंभीर है। न तो पश्चिमी चिकित्सा और न ही पारंपरिक चीनी चिकित्सा उनकी बीमारी को ठीक कर सकती थी। ये बुढ़ापे की स्वाभाविक प्रक्रिया थी, लेकिन चेन झोंग की उम्र दूसरों की तुलना में तेजी से बढ़ रही थी। कारण की बात करें तो ये बचपन में घटी किसी घटना का आघात हो सकता है, या कोई ऐसी बीमारी जो उन्हें जीवन भर परेशान करती रही हो। उनके लिए अब तक जीवित रहना आसान नहीं था। तांग युक्सिन एक डॉक्टर थीं और एक कुशल आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ भी। हालांकि उन्हें बीमारी का पता बहुत देर से चला और चेन झोंग इसे छिपाने में माहिर था, इसलिए जब तक तांग युक्सिन को उसकी हालत के बारे में पता चला तब तक यह अपरिवर्तनीय हो चुका था और उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। न तो पश्चिमी चिकित्सा और न ही चीनी चिकित्सा उस व्यक्ति की मदद कर सकती थी जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। उनके शरीर के सभी अंग पहले से ही खराब हो रहे थे और इस बिंदु तक उनका जीवित रहना शायद केवल चेन शैली की कायाकल्प एक्यूपंक्चर तकनीक के कारण ही संभव हो पाया, जिसने उन्हें जीवित रखा। कोई बात नहीं, चेन झोंग ने हाथ बढ़ाकर तांग युक्सिन के सिर पर थपथपाया। मुझे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। अगर मैंने तुम्हें अपना नन्हा शिष्य न माना होता तो शायद मैं उस बाढ़ में मर गया होता। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता क्योंकि तुम अभी पूरी तरह से बड़े नहीं हुए हो। उन्होंने आह भरी। दुर्भाग्यवश वे किताबें बाढ़ में बह गईं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं छोड़ सकता। तुम बड़े हो गए हो और तुमने वह सब सीख लिया है जो मैं जानता हूं। अब ये तुम पर निर्भर है। हम सभी को अंततः मरना ही है, देर सवेर ये हमारे जन्म के क्षण से ही तय हो जाता है। तांग युक्सिन को पहली बार एहसास हुआ कि जीवन से विदा होना कितना दुखद होता है। अपने पिछले जीवन में उसने तांग जिनियन को अपनी मृत्यु का सामना करते हुए छोड़ा था, एक बूढ़े व्यक्ति की तरह जो अपने बच्चे को दफना रहा था। उसके भाई की मृत्यु हो गई थी, उसकी बेटी भी बिछड़ गई थी। एक बूढ़ा आदमी जिसने अपनी बेटी के लिए ही जीवन जिया था, उसे इन सब का सामना करना पड़ा। वह कितना दुखी रहा होगा। उसे और पैसा देने का क्या फायदा। पैसों से जिंदगी वापस नहीं खरीदी जा सकती। इस क्षण तांग युक्सिन को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने अपने पिछले जीवन में अपने पिता के लिए क्या किया था। उसने एक निरर्थक जीवन जिया था और अपने पिता को कभी एक भी दिन खुशी का नहीं दिया था। अंत में उन्हें उसकी मृत्यु देखनी पड़ी और उसे दफनाना भी पड़ा। कहते हैं कि बच्चों का पालन पोषण बुढ़ापे की रक्षा के लिए होता है, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की असमय मृत्यु के बाद तांग जिनियन के मामलों की देखभाल किसने की, यह कोई नहीं जानता था। जहां तक संग जिलान के परिवार की बात है, वे उसके घर में उसके पति के साथ खुशी से रह रहे थे और उसने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से जो पैसा कमाया था उसे खर्च कर रहे थे। छोटी बच्ची, ज्यादा मत सोचो, जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित होते हैं। चेन झोंग ने तांग युक्सिन के सिर पर फिर से थपथपाते हुए कहा, ज्यादा समझदार मत बनो, तुम अभी बच्ची हो। पता नहीं तुम्हें ये स्वभाव कहाँ से मिला, लेकिन अगर मैं अभी मर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। उन्होंने चेन परिवार के चिकित्सा कौशल को आगे बढ़ाया था, इसलिए उन्होंने चेन परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। उनकी किताबों के बारे में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तांग युक्सिन कटोरा वापस लेकर रसोई में गई और चुपचाप उसे धोने लगी। अचानक उसने ऊपर देखा। दर्पण में उसका चेहरा अभी भी मासूम और अपरिपक्व दिख रहा था। लेकिन चेन झोंग की कही बात के मुताबिक एक दिन सब मर जाएंगे। वह अभी भी जवान थी, लेकिन समय से पहले ही बूढ़ी हो गई थी। ये क्या है? चेन झोंग थोड़ा बेहतर लग रहा था। उसकी आंखों में ज्यादा ऊर्जा थी और उसका मनोबल बढ़ा हुआ लग रहा था। लेकिन तांग युक्सिन जानती थी कि इसके लिए एक शब्द है, अंतिम स्पष्टता। उसने तांग युक्सिन द्वारा लाए गए गत्ते के डिब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा। उसकी झुर्रीदार आंखें थोड़ी और चमक उठीं। तांग युक्सिन ने बक्सा खोला तो उसमें से एक के बाद एक कई किताबें निकलीं। ये है। चेन झोंग को अचानक अपनी नाक में एक अजीब सी खटास महसूस हुई। उसके कांपते हुए उम्रदराज हाथ, जिन पर त्वचा और मांस नहीं था, सर्दियों में सूखे पेड़ की शाखाओं की तरह लग रहे थे, भूरे सफेद फटे हुए और बेजान।
उसने बक्से से एक किताब निकाली। यह एक पुरानी किताब थी। पीले पड़ चुके पन्नों में उस समय की अनूठी यादें समाई हुई थीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो किताब 100 साल से भी अधिक पुरानी होनी चाहिए। उसने एक और किताब निकाली जो कि बहुत सारी टिप्पणियों वाली एक पुरानी किताब थी। ये सब किताबें आपने मुझे सालों पहले दी थीं। मैंने इन्हें संभाल कर रखा था। तांग युक्सिन नीचे झुकी और एक एक करके बक्से से किताबें निकाली। जब मैं छोटी थी तो मुझे नहीं पता था कि इन्हें कहाँ सुरक्षित रखना चाहिए। मुझे बस इतना लगता था कि इन्हें ऐसी जगह रखना जरूरी है जहां मैं इन्हें अपनी मर्जी से न ले सकूं। तो मुझे अपने घर के प्रवेश द्वार पर स्थित विशाल पैगोडा वृक्ष याद आया। मैंने अपने दूसरे चाचा से कहा कि वे मेरा सामान, जिसमें ये किताबें भी शामिल हैं, वहीं रख दें। ये वो किताबें हैं जो आपने मुझे दी थीं, और वो भी जो मैंने उधार ली थी और कभी वापस नहीं की। ये सब यहीं है, कोई भी गायब या क्षतिग्रस्त नहीं है। शाबाश शाबाश। चेन झोंग ने किताबें पकड़ी और उनके बूढ़े चेहरे पर आखिरकार संतोष के भाव दिखाई दिए। उसने किताबें तांग युक्सिन को वापस सौंप दी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए जीवन में कुछ भी कीमती नहीं है। ये घर भी गांव का है। मेरे मरने के बाद ये गांव को वापस मिल जाएगा। ये जड़ी बूटियां मैंने वर्षों से इकट्ठा की हैं, तुम इन्हें ले सकती हो। और ये किताबें। उसने किताबों को प्यार से सहलाया। समय बीतने के साथ साथ ऐसा लगा मानो वह बहुत पुराने समय में वापस चला गया हो, जब वह अपने दादाजी के साथ पहाड़ पर जड़ी बूटियां चुनने वाला एक बच्चा था। तब वह एक छोटा लड़का था, और अब वह मरने के कगार पर था। हालांकि एक परिपूर्ण जीवन जीने के बाद वह संतुष्ट थे। मैं ये किताबें तुम्हें सौंपता हूँ। एक दिन जब तुम्हारा बच्चा हो तो इन्हें उसे दे देना। हमारे चेन परिवार की चिकित्सा कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। भले ही मेरे साथ यह परंपरा समाप्त हो गई हो और चेन परिवार का कोई सीधा उत्तराधिकारी न हो, फिर भी कम से कम चेन परिवार की चिकित्सा कला तो जीवित है। और ये किताबें अभी भी यहीं हैं। अब उसे सचमुच यकीन हो गया था कि तांग युक्सिन चेन परिवार के पूर्वजों द्वारा भेजी गई संतान है। वही उनकी चिकित्सा कला सीखने और चेन परिवार की सारी संपत्ति विरासत में पाने की हकदार है। तांग युक्सिन ने किताबें एक तरफ रख दी। किताबों के पन्नों को पकड़े हुए उसका हाथ कस गया, मानो वह आसन बिछड़ने की कड़वी और उदास भावनाओं का सामना कर रही हो। चेन झोंग का स्वास्थ्य 6 महीने पहले बिगड़ने लगा था, और इस दौरान उन्होंने तांग युक्सिन को हर संभव ज्ञान दिया। बचपन में ही उन्होंने उसे बहुत कुछ सिखाया था। अब तक तांग युक्सिन ने उनके चिकित्सा कौशल का 70% सीख लिया था, और शेष 30% वह समय के साथ अनुभव से सीख जाएगी। तांग युक्सिन अभी छोटी है, उसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। कौन कह सकता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। चेन झोंग की बीमारी 2 महीने और चली, और एक बर्फीले दिन उनका निधन हो गया। उनका प्रस्थान शांत और बिना किसी पछतावे के हुआ। एक बार जब तांग युक्सिन ने चेन शैली की अनूठी एक्यूपंक्चर पद्धति में महारत हासिल कर ली, तो चेन झोंग की आंखों की चमक काफी हद तक कम हो गई थी। वह अब तक किसी तरह जिंदा रहा। तांग युक्सिन के 12 साल का होने तक इंतजार करता रहा। सालों से उसने क्या क्या झेला और क्या क्या सहा था, यह कोई नहीं जानता था। चेन झोंग के लिए अपनी दुर्बल अवस्था में जीवन से चिपके रहने की बजाय सफेद बर्फ की चादर के नीचे शांति से मर जाना कहीं अधिक आकर्षक प्रतीत हुआ। शाश्वत विश्राम के लिए यह एक उपयुक्त दिन था। चेन झोंग एक सोए हुए व्यक्ति की तरह कल तक सांस ले रहा था, लेकिन आज उसमें कुछ भी शेष नहीं बचा था। पिछले जन्म की ही तरह चेन झोंग की मृत्यु के बाद की व्यवस्थाएं गांव वालों ने ही की। चेन झोंग हमेशा से गांव वालों की देखभाल करते थे और बिना कोई शुल्क लिए उनकी आम बीमारियों और दर्द का इलाज करते थे। उनकी दयालुता को सभी लोग याद रखते थे। चेन झोंग के अंतिम संस्कार के दिन गांव के लगभग सभी लोगों ने शोक के वस्त्र पहने थे। हालांकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, फिर भी उन्हें बहुत से लोगों ने विदाई दी, जिनमें तांग युक्सिन भी शामिल थीं, जो उन्हें दादाजी कहने लगी थीं और भविष्य में उन्हें अपना संरक्षक बनाने का वादा किया था। हर साल किंगमिंग और झोंगयुआन त्योहारों के दौरान बलि के रूप में मिलने वाली धनराशि में से उसका हिस्सा कभी कम नहीं होता था। उस साल तांग युक्सिन 13 साल की हो गई, और चेन झोंग उस साल जीवित नहीं रह पाए। अपने पिछले जीवन की तुलना में चेन झोंग 5 साल अधिक जीवित रही, और वह जानती थी कि यह सब उसकी वजह से हुआ था। वह चेन झोंग के घर से जड़ी बूटियां लेकर अपने घर आ गई, ये जानते हुए कि इलाज के लिए कोई उसके पास नहीं आएगा। हालांकि वह चेन झोंग के साथ प्रशिक्षण ले रही थी, फिर भी वह अभी युवा थी, और चाहे वह अपने चिकित्सा कौशल का कितना भी बखान करे, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। बेशक उसने कभी ऐसा किया भी नहीं।
कुछ समय बाद बाहर से एक पश्चिमी चिकित्सा विशेषज्ञ गांव में आया। उसने गांव के बीचों बीच एक कमरा किराए पर लिया और वहां चिकित्सा का अभ्यास शुरू कर दिया। चेन झोंग कभी कभी जड़ी बूटी की दवा की एक खुराक से लोगों को ठीक कर देते थे, लेकिन पश्चिमी डॉक्टर केवल पश्चिमी दवाएं लिखते थे या इंजेक्शन लगाते थे। कुछ ही वर्षों में ऐसा लगा जैसे हर कोई भूल गया हो कि चेन झोंग ने उन्हें कैसे ठीक किया था। अब ग्रामीण कड़वी जड़ी बूटियों का काढ़ा पीने के बजाय इंजेक्शन लगवाना पसंद करते थे। गांव का स्वास्थ्य क्लिनिक खूब फलता फूलता था, खासकर सर्दियों और मौसम परिवर्तन के दौरान, जब एक साधारण इंजेक्शन लगवाने के लिए भी लंबी कतार लगानी पड़ती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वास्थ्य क्लिनिक, जो मुख्य रूप से अंतःशिरा जलसेक और इंजेक्शन प्रदान करता था, हमेशा फलता फूलता रहता था। हालांकि ये सब बातें तांग युक्सिन और उसके परिवार के लिए मायने नहीं रखती थीं। जब परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता था, तो तांग युक्सिन ही उसका इलाज करती थी। अपने पिछले जीवन में पश्चिमी चिकित्सा पद्धति की चिकित्सक रह चुकी होने के कारण वह जानती थी कि नसों में दवा चढ़ाना हमेशा फायदेमंद नहीं होता, खासकर बच्चों के लिए। इसके अलावा कुछ बीमारियों का इलाज साधारण जड़ी बूटियों से भी किया जा सकता था। फिर भी ग्रामीण जब भी अस्वस्थ महसूस करते थे, हमेशा स्वास्थ्य क्लिनिक जाना ही पसंद करते थे। क्या वे सिर्फ अधिक धनी थे या वे मृत्यु से भयभीत थे? तांग युक्सिन को पता नहीं था, लेकिन वह अपनी जिंदगी जीती रही। चेन झोंग जा चुका था, लेकिन उसकी चिकित्सा कुशलता कभी कम नहीं हुई थी। वह अक्सर जड़ी बूटियां चुनने पहाड़ों पर जाती थी और औषधीय पेय और औषधीय भोजन तैयार करने का आनंद लेती थी। चेन झोंग द्वारा छोड़ी गई किताबों में उसे एक और दिलचस्प बात मिली। यदि उचित तरीके से तैयार किया जाए तो औषधीय भोजन दवा लेने जितना ही प्रभावी हो सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि औषधीय उपचारों की तुलना में आहार संबंधी उपचार अक्सर बेहतर होते हैं। वह अपना दिन घर पर तरह तरह के नुस्खे बनाने में बिताती थी और सिसी, जिसे उसके बगल में बैठना पसंद था, अपने छोटे छोटे हाथों पर अपना नन्हा सा चेहरा टिकाए रहती थी, मानो वह एक छोटी सी लड़की हो जो गांव की हमउम्र बच्चियों से बिल्कुल अलग थी। सिसी एक नेक और प्यारी बच्ची थी जिसे सभी प्यार करते थे। उसके गोल मटोल गाल भी आखिरकार भर आए थे। सभी इस बात से सहमत थे कि वह एक प्यारी बच्ची थी। यहाँ तक कि तांग युक्सिन ने भी ऐसा ही सोचा जब उसने सिसी का छोटा हाथ पकड़ा और दोनों हाथों को अगल बगल रख दिया। सिसी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन सांवली है? हाँ, सांवली, एक ईमानदार बच्ची सिसी ने अपना छोटा और पीला हाथ बढ़ाकर अपनी बहन की उंगलियों को छुआ। बहन धूप में न बैठे तो सांवली नहीं होगी। तांग युक्सिन ने आह भरी और सिसी के छोटे से सिर को सहलाया। भोली बच्ची, उसका काला रंग तो स्वाभाविक है, धूप से बचने से भी उसका रंग हल्का नहीं होगा। यहाँ तक कि कपड़ों की कई परतों के नीचे भी पसीने से तरबतर होने से उसकी त्वचा का रंग नहीं बदलेगा। इसलिए अपनी त्वचा का रंग हल्का करने की उसकी उम्मीदें शायद टूट जाएंगी। सिसी, झांग जियानकाओ अपनी बेटी का नाम पुकारते हुए पास आई। माँ, सिसी खड़ी हो गई और झांग जियानकाओ के पैर से लिपट गई। तुम पहले ही 7 साल की हो चुकी हो, अब बड़ी लड़की की तरह व्यवहार करने का समय आ गया है। झांग शियानकाओ नीचे बैठ गई और सिसी की 2 छोटी चोटियों को खींचने लगी। कई वर्षों के पालन पोषण के बाद सिसी आखिरकार एक सामान्य बच्ची बन गई थी, जिसका श्रेय काफी हद तक तांग परिवार से मिलने वाले निरंतर मांस की आपूर्ति को जाता है। इसके बिना सिसी अपने शुरुआती वर्षों में हुए कुपोषण से इतनी जल्दी उबर नहीं पाती। मेरी सीसी, तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, तुम हमेशा मेरी प्यारी बच्ची रहोगी। एक बड़े हाथ ने आगे बढ़कर सीसी के नन्हे से शरीर को उठाया। चलो सीसी, पापा तुम्हें मछली दिखाने ले जाएंगे। हमारे चाचा और पापा ने एक बड़ी मछली पकड़ी है। हम सीसी के लिए मछली का सूप बनाएंगे। क्या यह अच्छा रहेगा? युक्सिन, युक्सिन, उसके पीछे से एक आवाज उसका नाम पुकार रही थी। आवाज पहचानकर वह पीछे मुड़ी। ये झांग यिंदी की आवाज थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने होठों के कोने को हल्के से खींचा। हालांकि उस मुस्कान में एक अनकही दूरी का भाव था, और इस दूरी के परे एक ऐसी उदासीनता थी जिसे दूसरे समझ नहीं सकते थे। मेरी बहन युक्सिन ने कक्षा की व्यवस्थाओं की जांच करने में मेरी मदद की। देहाती लड़की दौड़कर आए, उसके बाल एक बेतरतीब चोटी में बंधे थे और ऐसा लग रहा था कि उसने किसी कपड़े से एक रिबन निकालकर अपने बालों में एक बड़ा फूल बना रखा था। हम एक ही कक्षा में हैं। झांग यिंदी ने तांग युक्सिन की बांह को कसकर गले लगाया और उससे पूछा कि क्या वे दोनों बहुत ही आत्मीय हैं। तांग युक्सिन अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी का कोई निशान नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसके पिछले जीवन में था। वे फिर से एक ही कक्षा में थे। उसने सोचा कि क्या वह वेई जियानी के साथ भी उसी कक्षा में है।
उसके पिछले जीवन में भी यही व्यवस्था थी, वे सभी एक ही कक्षा में थे, लेकिन सबकी किस्मत अलग अलग निकली। सबसे अच्छी स्थिति वाले व्यक्ति की हालत सबसे खराब हो गई, जबकि सबसे खराब स्थिति वाली व्यक्ति एक सैन्य अधिकारी की पत्नी निकली। उसने एक बार फिर झांग यिंदी की ओर देखा, उसके चेहरे पर भविष्य का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। हालांकि उसे कुछ बातें पता थीं, पर वह ये नहीं जानती थी कि वे क्यों घटित होंगी। हालांकि चाहे कुछ भी हो जाए, इस जीवन में वह झांग यिंदी को उस व्यक्ति को फिर से बर्बाद नहीं करने देगी। झांग यिंदी स्वाभाविक रूप से तांग युक्सिन की आंखों में छिपी ठंडक को नहीं देख पाए। वह अब भी मुस्कुरा रही थी और उत्साह से अपने हाई स्कूल जीवन के बारे में सोच रही थी। मेरी माँ ने कहा कि वह मुझे हर हफ्ते 5 युआन देंगी। झांग यिंदी लगातार अपने 5 युआन के भत्ते के बारे में बात करती रही। थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ के पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा पसंद करने की शिकायत करना शुरू कर दिया। उसने पैसे बचाए थे, लेकिन अंत में उसके छोटे भाई ने सब चुरा लिए और उसकी माँ ने उसके भाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। छोटी उम्र से ही उसे चोरी करना और कामचोरी करना आता था, वह किसी काम में कोई योगदान नहीं देता था। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और पैसे कमाने लगूंगी, तब मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। तांग युक्सिन को इस बात पर पूरा यकीन था, क्योंकि अपने पिछले जन्म में जब झांग यिंदी झांग श्याओमेई बनी और एक देहाती लड़की से सुनहरी फीनिक्स में बदल गई, तो उसने अपने सगे भाई की अनदेखी की थी। और तांग युक्सिन ये बात अच्छी तरह जानती थी। झांग यिंदी वास्तव में अपने भाई से नाराज थी। तांग युक्सिन सोचती थी, अगर उसका भाई होता तो वह उसका बहुत ख्याल रखती, उसे सबसे अच्छा खाना देती, उसके लिए सबसे अच्छे खिलौने रखती। पिछले जन्म में उसकी एक बहन थी, लेकिन बहन होने और न होने में क्या फर्क था। अरे हाँ, वैसे झांग यिंदी ने अचानक हाथ बढ़ाकर तांग युक्सिन की बाह पकड़ ली। युक्सिन, मैंने अपना नाम बदल लिया है। अब मुझे यिंदी नहीं कहा जाएगा, मैं श्याओमेई कहलाना चाहती हूँ। तांग युक्सिन ने अपने लाल होठों को हल्के से सिकोड़ा, उसका गहरा लाल चेहरा धीरे से मुस्कुरा रहा था, फिर भी उसकी आंखों में भावनाओं की कोई हलचल नहीं दिख रही थी। झांग यिंदी उत्साह से अपना नया नाम बार बार दोहराती रही। घर से स्कूल तक पूरे रास्ते वह लगातार बोलती रही, शायद इसलिए क्योंकि घर पर उसे चुप करा दिया गया था और वह एक ही दिन में अपनी सारी बातें कह देना चाहती थी। झांग यिंदी के दिल में तांग युक्सिन एक बहुत ही विश्वासपात्र थी। वह ज्यादा जवाब नहीं देती, आपको बस बात करनी होती है और वह मुस्कुरा देती है। लेकिन उसे यह एहसास नहीं है कि तांग युक्सिन की मुस्कान महज दिखावटी है, जो ये दर्शाती है कि उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं है। अरे युक्सिन, देखो, हम एक ही कक्षा में हैं, 5वीं कक्षा में। स्कूल के गेट पर सभी छात्रों के नाम लाल कागज पर लिखे हुए थे, जिन्हें स्कूल के नियमों के अनुसार विभाजित करने के बजाय यादृच्छिक रूप से आवंटित किया गया था। सभी छात्र एक ही प्राथमिक विद्यालय से आए थे, लेकिन कितने लोग एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, ये तो भाग्य की बात है। तांग युक्सिन का नाम भी नामों की सूची में शामिल था। जैसा कि अपेक्षित था, उसका जीवन पथ भी उसके पिछले जीवन की तरह ही था। वह 5वीं कक्षा की छात्रा थी, उसी कक्षा में जहां झांग यिंदी और वेई जियानी पढ़ती थी। जियानी, हम 5वीं कक्षा में हैं। अरे वाह, ये रहा तुम्हारा नाम और मेरा नाम तुम्हारे नाम के ठीक नीचे है। कितना बढ़िया है जियानी, हम फिर से एक ही कक्षा में हैं। मैं अपनी पढ़ाई के लिए तुम पर निर्भर रहूंगी। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक और युवती की आवाज गर्व से भरी हुई, और उसका गर्व जायज प्रतीत होता था। वेई जियानी वास्तव में इस तरह की शेखी बघारने में सक्षम थी। वह खूबसूरत थी और अच्छे कपड़े पहनती थी। वह शहर की लड़की थी, जबकि इस स्कूल में शहर और ग्रामीण इलाकों के छात्र मिले जुले थे, और शहर के लोग अक्सर ग्रामीण इलाकों के बच्चों को नीची नजर से देखते थे। वेई जियानी ने कभी तांग युक्सिन को सम्मान नहीं दिया था। उसकी नज़र में तांग युक्सिन बहन नहीं, बल्कि घर की एक नौकरानी थी, जो उनके खाने पीने का काम करती थी। वह इन सुविधाओं को अपना हक समझती थी। इतना ही नहीं, सांग झिलांग, चाहे कितना भी निर्लज क्यों न हो, अपनी बेटी को ऐसे निर्लज तरीके सिखा रहा था। जैसी माँ वैसी बेटी। तांग युक्सिन ने कभी सांग झिलांग को अपनी माँ नहीं माना था। युक्सिन, उस लड़की के कपड़े देखो, कितने सुंदर हैं, झांग यिंदी ने तांग युक्सिन से कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी सुन सकते थे। देहाती गंवार वेई जियानी के पीछे चल रही एक लड़की ने व्यंग्य से भरी हंसी हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। तांग युक्सिन ने पीछे मुड़कर वेई जियानी को उदासीन निगाहों से देखा। उसकी नजर में कपड़े चाहे कितने भी सुंदर क्यों न हो, कुछ ही समय में पुराने हो जाएंगे। आखिरकार उन्हें दुकान से ही तो खरीदा गया था। क्या वेई जियानी को लगता था कि उसके कपड़े तो खरीदे गए थे,
जबकि तांग युक्सिन के कपड़े कूड़ेदान से उठाए गए थे। अगर वह इतनी काबिल होती तो उसने पहले तांग युक्सिन के कपड़े और जूते क्यों छीन लिए थे? वेई जियानी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उसे असहजता महसूस हुई, क्योंकि उस दुबली पतली और सांवली लड़की ने उसे ऐसी निगाहों से देखने की हिम्मत की थी, ऐसी निगाहें जिन्हें देखकर उसका मन करता था कि गुस्से में किसी को थप्पड़ मार दे। और यह व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, मानो उसने उसे पहले कहीं देखा हो। उसे फिलहाल याद नहीं आ रहा था। झांग यिंदी लगातार किसी की खूबसूरती की तारीफ करती रहती थी, वह किसी अधिकारी की भावी पत्नी जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। आज भी तांग युक्सिन को समझ नहीं आया कि वह अधिकारी कैसे बन गई। तांग युक्सिन ने झांग यिंदी का चेहरा बचपन से लेकर वयस्कता तक, देहाती से लेकर परिष्कृत रूप तक देखा था, लेकिन उसने वास्तव में कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन कोई पुरुष उससे इस हद तक प्यार करेगा कि वह अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। हालांकि वह लंबे समय से प्रेम से निराश हो चुकी थी और जीवन से समझौता कर चुकी थी। इसलिए तथाकथित प्रेम उसके लिए किताबों में खेला जाने वाला एक खेल मात्र था। प्यार की तुलना लाभों से बिल्कुल नहीं की जा सकती थी, और एक छोटा सा विश्वासघात सब कुछ नष्ट कर सकता था। तांग युक्सिन को प्यार पर विश्वास नहीं था। उसने अपना पंजीकरण शुल्क जमा किया, पंजीकरण कराया और फिर दोपहर में नई किताबें लेने आए। जब वह जाने ही वाली थी तभी वेई जियानी उससे टकरा गई। वेई जियानी ने तांग युक्सिन को एक बार फिर देखा और फिर घमंड से सिर ऊंचा करके स्कूल में पंजीकरण कराने के लिए आगे बढ़ गई। तांग युक्सिन ने अपने होठों के कोने को हल्का सा सिकोड़ा। फिर वही नौबत आ गई। फिर भी, वेई जियानी, क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुम तांग युक्सिन को हमेशा के लिए दबा सकते हो, उसे अपने पैरों तले रौंद सकते हो, उसे कुत्ते की तरह अपने परिवार के सामने झुकने पर मजबूर कर सकते हो, सिर्फ एक निवाले खाने के लिए? दोपहर होते होते हाजिरी का समय हो गया और सभी सहपाठियों के चेहरों को पहचानने लगे। जब शिक्षिका ने वेई जियानी का नाम पुकारा तो वेई जियानी खड़ी हो गईं और संक्षेप में अपना परिचय देते हुए इस बात पर जोर दिया कि उन्हें इलेक्ट्रिक कीबोर्ड बजाना पसंद है, जो उस समय एक असामान्य शौक था। ग्रामीण क्षेत्र के किसी बच्चे के पास हार्मोनिका होना भी विलासिता माना जाता था। स्वाभाविक रूप से शिक्षक ने वेई जियानी पर ध्यान दिया। उम्मीद के मुताबिक वो उनकी कक्षा की सांस्कृतिक गतिविधियों में एक प्रमुख हस्ती बन जाएगी। जब तांग युक्सिन की बात आई तो वह खड़ी हो गई। मेरा नाम तांग युक्सिन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसका गहरा लाल चेहरा और साधारण चेहरे की बनावट उसकी गहरी आंखों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। मैं तांग गांव से हूं, और बस इतना ही उसने अपना परिचय दिया। तांग युक्सिन एक अच्छा नाम था, जो आजकल माता पिता द्वारा अपने बच्चों को दिए जाने वाले लोकप्रिय नामों जैसे यानी मेयान, शियाजुआन या शियाहुआ की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत था। ये नाम सुनते ही वेई जियानी की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो वह थोड़ी चौंक गई हो। हाँ, वही है, उसे अचानक याद आया। वह लड़की जो उनके बचपन में उनके घर में रहती थी, जिसे उनकी माँ बहन कहती थी। लेकिन उसने कभी उसे बहन के रूप में स्वीकार नहीं किया। उनके परिवार में इकलौती संतान वह खुद थी। तांग उपनाम वाली उस लड़की से उसका क्या लेना देना था? उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और नाक से तिरस्कारपूर्ण ढंग से फुफकारा। कक्षा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए 43 छात्र थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि उन्होंने खुद को दो गुटों में विभाजित कर लिया था, शहरी निवासी और ग्रामीण लोग। दोपहर में सफाई का समय था। पहली कक्षा में कुछ लोग पानी ला रहे थे, कुछ फर्श साफ कर रहे थे, कुछ खिड़कियां पोंछ रहे थे। जूनियर हाई स्कूल की इमारत नई बनी थी, 4 मंजिला। कक्षाओं में डेस्क और कुर्सियां भी नई थीं, हर बच्चे के लिए एक एक। ये प्राथमिक विद्यालय जैसा नहीं था जहां उन्हें टूटी फूटी डेस्क और खराब कुर्सियों से काम चलाना पड़ता था। जूनियर हाई स्कूल वास्तव में गांव के प्राथमिक स्कूल से कहीं बेहतर था। जब तांग युक्सिन घर पहुंची तो झांग जियानकाओ ने पहले ही खाना तैयार कर लिया था। युक्सिन, तुम वापस आ गए। झांग जियानकाओ ने तांग युक्सिन के सामने खाना रखते हुए कहा, जल्दी खा लो। तुम्हारे पिता और तुम्हारे दूसरे चाचा अभी भी खेत में काम कर रहे हैं। पहले हम खा लेते हैं। धन्यवाद आंटी। तांग युक्सिन ने कटोरा लिया और आज्ञाकारी ढंग से खाना खा रही सिसी के नन्हे चेहरे को चिकोटी काटने से खुद को रोक नहीं पाए। सिसी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मासूम सी मुस्कान दी। छोटी बहन ऐसी ही होनी चाहिए। तांग युक्सिन ने अपने कटोरे में रखा सारा मांस सिसी को दे दिया। धन्यवाद बहन, सिसी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उसका नन्ही सी गोल मटोल हरकत बेहद प्यारी और मनमोहक थी। इससे मन करता था कि उसे थोड़ा और चुटकी काट लें, ये देखने के लिए कि क्या उसका छोटा सा चेहरा सचमुच उतना ही कोमल है जितना वह दिखता है। और खाओ, तांग युक्सिन ने सिसी के सिर पर थपथपाते हुए कहा और खुद भी खाना खाने के लिए सिर नीचे कर लिया।
उसने वेई जियानी के साथ एक ही कक्षा में होने के बारे में जरा भी जिक्र नहीं किया। इस समय वेई परिवार में वेई जियानी सांग जिलान से अपने स्कूल जीवन के बारे में बातें कर रही थी। उसने ये भी बताया कि उसके शिक्षक ने उसे सांस्कृतिक आयुक्त के रूप में चुना है। ये सुनकर सांग जिलान को संतोष का अनुभव हुआ। हालांकि उन्होंने अपनी पारिवारिक आय का एक हिस्सा अपनी बेटी की पियानो शिक्षा पर खर्च किया था, लेकिन वर्षों से इससे उनका जीवन थोड़ा तंग हो गया था। लेकिन अपनी बेटी को दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देखकर वह प्राथमिक विद्यालय से ही उनके घर का गौरव रही थी। बड़ों के लिए चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, ये सब कुछ सार्थक था। माँ, आज मेरी मुलाकात किसी से हुई। वेई जियानी ने चॉपस्टिक से मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने कटोरे में डाल लिया। थाली में मांस बहुत कम बचा था और उसने दूसरों के लिए कुछ बचाने के बारे में सोचा भी नहीं। उसके परिवार में हर कोई हमेशा उसके लिए जगह बनाता था। स्वाभाविक रूप से मांस खाने की जिम्मेदारी उसी की थी। कौन? संग जिलान खाना लेकर आए। दूसरा कटोरा वेई तियान के लिए था। वेई तियान अभी तक नहीं लौटा था, लेकिन उन्होंने उसके लिए खाना बचाकर रखा था। हालांकि वेई तियान लौटे या न लौटे, वेई जियानी के पहले खाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। संग जिलान को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उनका रिश्ता हमेशा से ऐसा ही रहा था और वे अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए भूखा नहीं रहने दे सकते थे क्योंकि वेई तियान अभी तक घर नहीं आया था, है ना? वेई का पूरा परिवार वेई जियानी के इर्द गिर्द ही घूमता था। उनकी इकलौती संतान थी। अगर वे उस पर इतना प्यार नहीं लुटाते तो फिर किस पर लुटाते? माँ, वेई जियानी ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखते हुए कहा, क्या पहले हमारे घर में तांग युक्सिन नाम की एक लड़की रहती थी? वेई जियानी को लगभग यकीन था। हालांकि उसे उसका चेहरा याद नहीं था, लेकिन उसका नाम याद था। और उस समय उनके घर में रहने वाली लड़की का रंग बहुत गहरा था, घर के कोयले से भी ज्यादा गहरा। एक जोरदार आवाज के साथ सांग जिलान के हाथ में मौजूद चॉपस्टिक मेज पर गिर गई। उसने झटपट अपनी चॉपस्टिक उठाए और अपने लिए कुछ व्यंजन परोस लिए। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तांग युक्सिन का नाम सुनते ही उसके दिल में जैसे कोई दर्द हुआ हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह पछतावा है, शर्म है या गुस्सा। अगर उस समय जो हुआ वो न हुआ होता तो उसे इतनी मेहनत न करनी पड़ती। घर पर कोई उसकी मदद करने वाला होता, नीनी की देखभाल करने वाला होता और वह ज्यादा पैसे कमा पाती। अपने पूरे जीवन में वह कभी नहीं भूल पाएगी कि तांग युक्सिन घर पर कितनी सक्षम थी। ऐसा लगा मानो उसे सोने का एक टुकड़ा मिल गया हो, लेकिन उसने उसे पत्थर की तरह फेंक दिया हो। वर्षों से वह पछतावे से भरी हुई थी। इसके अलावा माँ बेटी के स्नेह के नाम पर उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। इस जीवन में उनका सारा मातृत्व प्रेम वेई जियानी को ही समर्पित था। जहां तक तांग युक्सिन की बात है, वह शायद भूल ही गई थी कि वह कैसी दिखती थी। माँ, क्या वो वही है? वेई जियानी ने सांग जिलान की आस्तीन खींची। आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सांग जिलान ने अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उनकी मुस्कान में स्पष्ट रूप से थोड़ी झिझक झलक रही थी। वह मेरी कक्षा में है। वह तांग गांव से आती है। बिल्कुल देहाती है, वेई जियानी ने तिरस्कार करते हुए कहा। वह इतनी बदसूरत है, इतनी काली जैसे उसने कभी नहाया ही न हो। ये सच है। सांग जिलान ने हाथ बढ़ाकर वेई जियानी का चेहरा चुटकी भरते हुए कहा, हमारी नीनी सबसे खूबसूरत बच्ची है। भला उसकी बराबरी कौन कर सकता है? उसके शब्दों ने वेई जियानी को सचमुच खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। वह जानती थी कि वह बहुत गोरी है, खासकर ग्रामीण इलाकों की लड़कियों की तुलना में वह सचमुच आटे की तरह सफेद थी। प्राथमिक विद्यालय की तरह ही विद्यालय में भी वेई जियानी किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति की तरह थी, उसे सब कुछ मिल जाता था। वह सुंदर थी और अपनी कक्षा की सांस्कृतिक समिति की मुख्य सदस्य थी। विद्यालय के पहले उद्घाटन समारोह में उसने इलेक्ट्रॉनिक पियानो बजाया, जिससे वह तुरंत पूरे विद्यालय में प्रसिद्ध हो गई। स्वाभाविक रूप से वह विद्यालय की नई सुंदरी बन गई। हालांकि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की की भी कुछ कमियां थीं, जैसे कि मध्यावधि परीक्षाओं के दौरान उसके परिणाम संतोषजनक नहीं थे। प्राथमिक विद्यालय में वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में से एक थी, या तो प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करती थी। लेकिन जूनियर हाई स्कूल अलग था, क्योंकि इसमें ऐसे विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे जो या तो अपनी कक्षा में सबसे पीछे थे या प्राथमिक विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले थे। कभी अजेय मानी जाने वाली वेई जियानी को झटका लगा और वह शीर्ष 5 में ही जगह बना पाई। अगर सिर्फ यही बात होती तो कोई समस्या नहीं होती। आखिरकार वह शीर्ष 5 में तो थी ही, जो एक सराहनीय उपलब्धि थी। लेकिन संयोगवश वह तांग युक्सिन से पीछे रैंक पर थी, जिसे अक्सर लिटिल ब्लैकी कहा जाता था।
इस मध्यावधि परीक्षा ने मूल रूप से पूरी कक्षा के शैक्षणिक स्तर का निर्धारण कर दिया। किसी को भी साधारण सी दिखने वाली तांग युक्सिन से कक्षा में चौथे स्थान की उम्मीद नहीं थी, और प्रत्येक विषय में उसके अंक लगभग एक समान थे, यहाँ तक कि आमतौर पर कठिन माने जाने वाले अंग्रेजी विषय में भी उसने 90 अंक प्राप्त किए। तांग युक्सिन ने अपनी रिपोर्ट कार्ड बैग में रख ली। उसे अपनी उपलब्धि पर गर्व नहीं था। यह उसका जूनियर हाई स्कूल में दूसरा मौका था। अगर वह अच्छे अंक नहीं ला सकती तो बेहतर यही होगा कि वह खुद को नए सिरे से तैयार करे। इसके अलावा पिछले जीवन में उसके अंक बुरे नहीं थे, बस इतना था कि वह वेई जियानी से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। वेई जियानी से ज्यादा अंक लाना उसके बस की बात नहीं थी, वरना वेई जियानी नाराज हो जाती, संग जिलान भी खुश नहीं होती और उसे और ज्यादा काम सौंप देती, जिससे उसे पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिलता। हालांकि उसकी पढ़ाई की नींव मजबूत थी, उसकी समझने और तार्किक सोच की क्षमता अच्छी थी। अन्यथा वह 1 साल के भीतर छूटे हुए पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाती और एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी पा लेती। अंततः वह एक बहुत अच्छी आंतरिक चिकित्सा डॉक्टर बनी। वह मुड़ी और अचानक वेई जियानी के गुस्से से भरे चेहरे के सामने आ गई। तांग युक्सिन ने अपने होठों के कोने हल्के से ऊपर उठाए। तांग जिनियन ने अपनी बेटी के बालों को सहलाया। उनके लिए उनकी अपनी बेटी हमेशा सबसे अच्छी थी। भले ही वह पढ़ाई में सबसे आगे न हो, लेकिन उसने उन्हें कभी कोई चिंता नहीं दी। प्राथमिक विद्यालय के दौरान वह हमेशा अपनी कक्षा में शीर्ष 3 में स्थान पाती थी। उन्होंने अपनी बेटी से किसी विशेष स्थान पर रहने की मांग नहीं की, बशर्ते वह बहुत पीछे न हो। ठीक था, तांग युक्सिन ने अपने बैग से रिपोर्ट कार्ड निकालते हुए कहा। मैं कक्षा में चौथे स्थान पर रही। उसने यह नहीं बताया कि 5वें स्थान पर कौन आया था। मेरी शिनशिन कितनी होशियार है, तांग जिनिन ने अपने खुरदुरे हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा। उसने शिनशिन से रिपोर्ट कार्ड ले लिया। हालांकि वह एक अशिक्षित किसान था और उस पर लिखी बातें नहीं समझता था, फिर भी वह अंकों को पहचान सकता था। सभी विषयों में 90 से अधिक अंक थे और सभी अंक बहुत समान रूप से वितरित थे, किसी भी विषय में 80 से अधिक अंक नहीं थे। शिक्षक वास्तव में उन छात्रों को प्राथमिकता देते थे जो हर क्षेत्र में निपुण थे, बजाय उनके जो किसी एक विषय में अत्यधिक रुचि रखते थे। क्योंकि 9वीं कक्षा में पहुंचने पर भूगोल, राजनीति और इतिहास को एक ही विषय में मिला दिया जाता था। जिन छात्रों में संतुलित कौशल थे और जो किसी एक विषय को विशेष रूप से पसंद नहीं करते थे, उनके अंक बेहतर आने की संभावना अधिक थी। जो छात्र किसी एक विषय में अधिक रुचि रखते थे और शुरुआत में अच्छी नींव नहीं रखते थे, उन्हें बाद में पिछड़ने में कठिनाई होती थी। अब स्कूल के बाद ट्यूशन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन विषयों में पिछड़ने की भरपाई करना आसान नहीं था। प्रारंभिक परीक्षण के पहले दौर के बाद वेई जियानी ने तांग युक्सिन, इस सांवली लड़की को, अपनी दुश्मन के रूप में देखना शुरू कर दिया, जो किसी भी कीमत पर उसे पछाड़ना चाहती थी। वह विद्यालय की साहित्यिक और कलात्मक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण हस्ती थी। विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता तो वह उसमें अवश्य शामिल होती थी। इसके विपरीत तांग युक्सिन काफी शांत स्वभाव की थी। उसका रंग सांवला था और वह वेई जियानी जितनी सुंदर नहीं थी। सच कहें तो वह सादी थी, जबकि वेई जियानी ज्यादा स्टाइलिश थी। फिर भी तांग युक्सिन ने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। सेमेस्टर के आखिरी एग्जाम नजदीक आते आते, चाहे आप डांस कर पाते हो या पियानो, सब कुछ अकादमिक प्रदर्शन पर ही निर्भर हो जाता था। वेई जियानी आखिरकार चौथे स्थान पर पहुंचने में कामयाब हो गई थी, लेकिन तांग युक्सिन ने सीधे तीसरा स्थान हासिल कर लिया और उसे फिर से पीछे छोड़ दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि रिजल्ट घोषित होने के बाद अभिभावक शिक्षक बैठक होनी थी। अंकों के अलावा वेई जियानी ने हर मामले में तांग युक्सिन को पीछे छोड़ दिया था। तांग युक्सिन ने अपने परीक्षा प्रश्न पत्र समेट लिए। उसका लक्ष्य प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि किसी भी कीमत पर वेई जियानी से अधिक अंक प्राप्त करना था। एक देहाती गंवार, वेई जियानी की व्यंग्यात्मक आवाज तांग युक्सिन तक पहुंची, जिसने अपना सिर घुमाकर वेई जियानी के चेहरे को घूरना शुरू कर दिया और उसे खरोंचने की इच्छा को दबा लिया। ये चेहरा सांग जिलान के चेहरे से बहुत मिलता जुलता था। यह असंभव था कि एक गैर जैविक माँ और बेटी इतनी मिलती जुलती दिखें। हालांकि बहुत बाद में तांग युक्सिन को यह समझ आया कि सांग जिलान के उसके प्रति निर्दयी होने का कारण यह नहीं था कि वह दूसरों के बच्चों को पसंद करती थी, बल्कि यह था कि वे दूसरे लोगों के बच्चे वास्तव में उसकी अपनी जैविक बेटी थे, जबकि वह खुद किसी और पुरुष की संतान थी। परीक्षा समाप्त होने पर तांग युक्सिन ने होंठ सिकुड़े और अपना बैग लेकर घर की ओर चल पड़ी। चंद्र नव वर्ष नजदीक आ रहा था और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी। तांग युक्सिन जानती थी कि उनका भविष्य और भी उज्ज्वल हो सकता है।
अब उन्हें केवल खेती पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। अब वे सिर्फ खेती बाड़ी नहीं कर रहे थे। तांग बंधुओं ने अपने घर के सामने ही कार मरम्मत का स्टॉल लगा लिया था और वे हर दिन अच्छी कमाई कर रहे थे। उन वर्षों में खेतों की अच्छी फसल के साथ साथ दोनों बंधुओं के पास कुछ अतिरिक्त पैसे भी थे। मैं शहर में घर खरीदने की सोच रहा हूँ, तांग जिनिन ने अपने छोटे भाई से कहा। मैंने कुछ पैसे बचा लिए हैं, इन्हें यूं ही रखने का कोई फायदा नहीं है। युक्सिन आगे चलकर शहर के हाई स्कूल में पढ़ेगी। छात्रावास में रहना ठीक नहीं है, अपने घर में रहना बेहतर है। वह इस बारे में काफी समय से सोच रहा था। गांव के हाई स्कूल के छात्रों को अब घर से स्कूल आना जाना पड़ता था, जो स्कूल की दूरी के कारण मुश्किल था। अधिकांश छात्र कैंपस में ही रहना पसंद करते थे। हालांकि उसे यह व्यवस्था ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन अपनी बेटी को इतनी दूर आने जाने देना उसे और भी असहज लग रहा था। चूंकि युक्सिन एक लड़की थी, इसलिए उसकी चिंता और भी बढ़ गई थी। बहुत सोच विचार के बाद उसने सोचा कि शहर में घर खरीदना सबसे अच्छा रहेगा। फिर शहर में रहने के दौरान युक्सिन के पास रहने की जगह होगी। मैं भी अपनी सिसी के लिए एक खरीदूंगा। तांग जिनियन और तांग जिजुन दोनों ही एक समर्पित पिता थे। वे हमेशा अपनी बेटी सिसी का ख्याल रखते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका भाई युक्सिन के लिए शहर में घर खरीदने की सोच रहा है, तो उन्होंने तुरंत हिसाब लगाया कि उन्होंने वर्षों से जो पैसे बचाए हैं, उनसे वे अपनी बेटी के लिए भी शहर में एक घर खरीद सकते हैं। रात का खाना खाते समय तांग युक्सिन बड़ों की घर खरीदने के बारे में बातचीत सुन रही थी। ये सोचकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह सोच रही थी कि अपने पिता को शहर में घर खरीदने के लिए कैसे मनाए। उस समय शहर में मकान बहुत सस्ते थे। 20,000 में एक बड़ा घर मिल जाता था, और अगर अच्छी जगह मिल जाए तो निवेश पर सैकड़ों से लेकर हजारों गुना तक रिटर्न मिल सकता था। अब जब उसके पिता पहले से ही इस बारे में सोच रहे थे, बिना उसके कुछ कहे, तो उसे राहत महसूस हुई। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके पिता की निवेश की अच्छी समझ थी। बस बात यह थी कि उसके पिछले जीवन में एक कमजोर प्रदर्शन करने वाली बेटी के कारण उन्हें तरक्की नहीं मिली थी और उनका जीवन कभी अच्छा नहीं रहा था। शाम को तांग जिनियन ने तांग युक्सिन के साथ इस मामले पर चर्चा की। क्या सोचती हो शिनशिन? क्या तुम शहर में घर लेना चाहती हो? तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी तुम ही हो, तो इतना पैसा होने का क्या फायदा? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। कैसा रहेगा?